तो अब डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मैंने मेंशन किया है प्रॉपर, ग्राफ्स आर द की इन दिस सेशन। इस सेशन में क्या है हमारा की, ग्राफ है। ओके तो केमिकल काइनेटिक्स में जनवरी सेशन के मैं बोल रहा हूं जैसे क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से कंसेप्चुअली समझो, मतलब अगर वो समझ गए एक आप काइनेटिक्स ही समझ गए हो। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसका। ड्रग एक्स बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन। जो ड्रग एक्स है वो इनइफेक्टिव हो जाती है 50% डिकम्पोजिशन के बाद। ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ बॉटल वाज 16 मिलीग्राम पर ml। कितने मिलीग्राम पर ml है, 16, विच बिकम्स 4 मिलीग्राम पर ml इन 12 मंथ्स। तो वो बोल रहा है बॉटल के अंदर 16 मिलीग्राम पर ml है, एक साल में वो कितना हो जा रहा है, 4। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग, जो ड्रग है उसकी एक्सपायरी क्या है। तो बोला कि जैसे ही ड्रग 50% डिकम्पोज हो जाएगी एक्सपायर हो जाएगी, यानी हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मेरा आपको एक तरीका ऐसे ही सोचो, आप पीवाईक्यू सारे एनालाइज करना, हाफ लाइफ की टर्म में सोचोगे ना क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आप ये सोचो अगर ये 16 से 4 पे आया है तो कितनी हाफ लाइफ में आया होगा। तो ये 16 से पहली हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ में आएगा 8 पे, और सेकेंड हाफ लाइफ पे किस पे आएगा, 4 पे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट हाफ लाइफ होगी वो इनइफेक्टिव हो गया, यानी कि ड्रग फर्स्ट हाफ लाइफ में इनइफेक्टिव है। और क्वेश्चन में मेंशन है एक्सपायरी टाइम बताओ, तो ड्रग 16 से 4 आ रही है 1 ईयर में, 1 ईयर में ही आ रही है ना, हाँ 12 मंथ्स। तो एक्सपायरी कितनी हो गई, 6 मंथ। कितना टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, 6। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनालाइज करना है। समझ आया, 16 से 8 आएगा एक हाफ लाइफ, 8 से 4 गया 2 हाफ लाइफ, मतलब 12 मंथ्स में 2 हाफ लाइफ हो रही है। और जो ये डिके है बॉटल का, ये वो उसका पूछ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर में ये भी पता है कि जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको मेंशन है कि एक रिएक्शन है A2 विच इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस A, बट दिस स्टेप इज फास्ट। फिर गिवन है A प्लस B2, इट गिव्स यू AB प्लस B, दिस इज स्लो। अब फास्ट और स्लो है, थर्ड रिएक्शन से मतलब ही नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला एनालाइज आपको क्या करना है, आपको पहले एनालाइज करना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप, यानी कि जो स्लो स्टेप है उसे देख के हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ। क्या लिखेंगे, रेट लॉ। तो रेट इज इक्वल टू के कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है, ऑर्डर। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, राइट। अब क्या है, दिस इज इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन कहते हैं। तो यहां से रिएक्शन रिवर्सिबल है, वी कैन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में ए बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इज के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2। A is square root of k equilibrium into में A2, which is equilibrium is also a constant, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो दिस इज A, रख देते हैं वैल्यू। तो रेट इज इक्वल टू k और k इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 एंड A2 का पावर 1/2। A का वैल्यू है A2 का पावर स्क्वायर रूट मतलब 1/2 इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 का पावर 1। बट इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो, तो 1 प्लस हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 1 प्लस हाफ मतलब 1.5। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस मेंशन नहीं है, बट ऑप्शन उसमें एक 1.5 है, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्वेश्चन भी आएगा, इसको भी समझो। नेक्स्ट
कंसीडर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर करनी है, मतलब सिंगल स्टेप। क्या? सिंगल स्टेप। तो एक और चीज ध्यान रखना है, अब इसमें एनालाइज क्या करना है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। इसमें कॉन्सेप्ट ये इन्वॉल्व है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ हम रिएक्शन से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है एलिमेंट्री, उसका रेट लॉ आप रिएक्शन से लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स के लिए स्लो फास्ट पता होना चाहिए। मींस रेट इज इक्वल टू के concentration of A into concentration of B. This is the use of elementary reaction. तो यहां से ये भी पता चलता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन जनरली वो सेम होते हैं। अब द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3। अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम 1/3 कर देते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम 1/3 करेंगे तो ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन होता है N/V, और जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी N/V'। क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यू वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/3 है, 1/3 कर दिया है। तो अगर मैं इधर रख दूं C डैश इज N/V डैश का वैल्यू V/3, व्हाट इज N/V? दिस इज C। C डैश इज C into 3, यानी वॉल्यूम 1/3 करते ही कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो न्यू रेट है वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन A और 3 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन B हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स कि न्यू रेट 9 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 9 टाइम्स। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द रिएक्शन विल बिकम x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन। जो ओरिजिनल या इनिशियल रिएक्शन है उसकी नई रिएक्शन x टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 3 3s are 9 K A into B. What is this? This is R, यानी ओरिजिनल। तो जो बाद वाली रिएक्शन है वो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल है। What is your answer? 9। क्या आंसर है? 9। तो 4-5 ऑप्शंस थे, थोड़ा सा टाइम पीपीटी में ज्यादा लग रहा था तो मैंने ऑप्शन लिखने बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ऑप्शन बच्चा देख ही लेगा, ठीक है। उसको फॉर्मेटिंग करने में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। फॉर बैक्टीरिया, अब जैसे मैंने इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि इसमें एक ही ग्राफ है, वो बहुत बार आया हुआ है, वो सबको याद भी है। बस इसमें एक क्या है, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन अ सेल। जो बैक्टीरियल ग्रोथ है किसी सेल में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, रेडियो एक्टिव डिके की तरह। तो यानी आपको ये भी पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिव डिके इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मोस्ट सुटेबल? कौन सा ग्राफ सही है? वेयर n इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम एंड n0 इज इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब अगर आपको पता है A इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन e raised to power minus kT। तो बैक्टीरिया के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, n0 इज इनिशियल बैक्टीरिया, e raised to power kT। ऑर्डर इज फर्स्ट, बट क्योंकि ये ग्रोथ हो रही है, आप देखो ये जब ये रेट लॉ लिखते हो तो आप माइनस dA/dt लिखते हो, है ना। फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, जो इसका डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो आप लिखते हो माइनस dR/dt इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। ऐसे ही तो लिखते हो डेरिवेशन में। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या रेट, या यू कैन से अलग अलग बातें कहते हैं कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने पे आंसर नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए लगा देते हैं। मेनी थिंग्स, ऑल आर करेक्ट। तो dR/dt दिस नेगेटिव साइन क्या है? क्योंकि ये घट रहा है, लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ में वो बढ़ रहा है, तो बस इसलिए यहाँ पे e raised to power kT आ गया। और अब जो ग्राफ है n/n0 नहीं मेंशन, ठीक है, n/n0 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर है। e raised to power x वाला ग्राफ यहाँ पे फॉलो होगा। दिस इज अवर आंसर। ये मैथ्स का पार्ट है, तो आई गेस तुम मैथ्स में तो तेज हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जिसके लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट किया गया है, ठीक है, हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट। अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू?
मैं पता क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा, मैं मानता हूँ कि आप स्क्रीन रोक के खुद पढ़ लोगे, ठीक है, क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करूँ, इंटरप्रिटेशन पे आते हैं सीधे। बट अगर लगता है कि नहीं नहीं सर क्वेश्चन भी पढ़ो तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं पढ़ दिया करूंगा क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। यानी कि देखो हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन आइसोलेशन मेथड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, लेकिन अब उन्होंने कौन सा पूछ लिया, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन के। ये पता होना चाहिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर nth ऑर्डर के लिए डिपेंडेंसी क्या है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट माइनस ए नॉट रेज फॉर 1 माइनस एन। इसको आप समझ भी इजीली सकते हो कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है तो हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो देखो जब ये जीरो था तो इसकी पावर 1 थी, जब ये 1 हुआ तो इसकी पावर 0 हुई। अब ऐसे ही जब ये सेकेंड ऑर्डर होगा तो हाफ लाइफ की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो जनरलाइज करके क्या आ गया, 1 माइनस 1 माइनस एन। मैंने थोड़ा जल्दी में किया, आप स्क्रीन रोक के एब्जॉर्ब करो इस बात को, लिख के समझो, फिर आगे चलो, बिना समझे आगे नहीं जाना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस मन की शांति के लिए कि देख लिया मैंने पीवाई की मुझे आता है, नहीं, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। देखो आज तो हम किसी से कुछ भी कह देंगे हमने मेहनत की है, बट डीप डाउन हम सबको पता है कि हमने क्या किया है। तो जो जितना करो इफेक्टिवली करो। नेगेटिव मार्किंग क्या सिखाती है एग्जाम में, वो ये नहीं चाहते आपको सब आना चाहिए, वो ये चाहते हैं जो आए वो आपको ढंग से आना चाहिए। और कट ऑफ 140 पे NIT मिल रहा है तो लगभग 150 नंबर 300 नंबर का पेपर है, तो आप समझिए 50% पे NIT मिल रहा है, तो 40-50% ढंग से आना चाहिए। नाउ हाफ लाइफ ये हो गया, तो पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड केस में हाफ लाइफ पहले जो कंसंट्रेशन थी वो पहले वाले पार्ट में, बाद में जो कंसंट्रेशन हुई वो सेकेंड पार्ट में 1 माइनस एन। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसी को 2 बार लिख दिया, फर्स्ट टाइम पे सेकेंड टाइम। अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। जब पहले कंसंट्रेशन 0.1 थी तो हाफ लाइफ कितनी है, 200। तो 0.1 इज इक्वल टू 2, गलत उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो जब हाफ लाइफ 200 है उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, करेक्ट। अब जब हाफ लाइफ 100 है तो कॉन्सेंट्रेशन है 0.025, तो ये हो गया 0.025, और ये 0.100 ऐसे लिखा हुआ है कि और भी आसान कर दिया आपके लिए। और हाफ लाइफ कितनी है, 100। ठीक है, खत्म मैथ। डेसिमल से डेसिमल गया, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 25, 4। ठीक है, 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2, 1 माइनस एन, इट कैन बी रिटन एज 1। अब क्या करेंगे, पावर कंपेयर। अगर बेस सेम होती है तो वी कैन कंपेयर पावर। अगर बेस सेम है, ध्यान से सुनना, अगर बेस सेम है तो वी कैन कंपेयर पावर। तो 2 इंटू 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2n इक्वल टू 1। तो ये हो गया -2n इक्वल टू 1 माइनस 2, -2n इज इक्वल टू -1, और n इज इक्वल टू 1/2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, तो दिस रिएक्शन इज ट्रू। ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अगला ऑप्शन है, अगर A0 1 मोलर है तो हाफ लाइफ 200 पर 210। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर A0 1 मोलर है, A0 क्या है, 1 मोलर, यानी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी। तो इन दैट केस आपको यहां से अगर हम बात करें तो रिलेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा, अब इस बार हाफ लाइफ की A0 की वैल्यू क्या रखी इनिशियल, जैसे हमने 2 कॉलम ऐसे बनाए थे ना, अब क्या करना है, देखो बोर्ड पे देखना ध्यान से, बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है इसलिए। सी फर्स्ट हाफ लाइफ फर्स्ट कंसंट्रेशन, फर्स्ट हाफ लाइफ है 0.1,
और सॉरी, ठीक है। तो सुनो, पहले कंसंट्रेशन 0.1 है तो हाफ लाइफ 200 है, तो 200 इज द हाफ लाइफ, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। बाद में कॉन्सेंट्रेशन हो गई है 1, तो बताओ हाफ लाइफ क्या होगी। तो दिस इज 1 माइनस 1/2। अब तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, हाफ। तो ये हो गया, तो टी हाफ कितना आ गया, टी हाफ इज 200, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो यानी कि √10 क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो टी हाफ इज 200√10। तो मुझे लग रहा है प्रिंटिंग एरर है, दिस इज 200√10, तो ये भी ट्रू हो गया, हाफ लाइफ इज 200√10। यूनिट्स मिनट है, यहां भी मिनट है, यूनिट भी मैच कर लेना, ये सिली मिस्टेक्स होती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस टू 1 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस टू 1। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 रख दे तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो अब अगेन यहां पे क्या करना है, कंसंट्रेशन 1 रख के सॉल्व कर लो, क्या ऐसा होगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा होगा, क्योंकि हाफ लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सिर्फ इसे 1 चेंज करने से थोड़ी हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.1 टू 0.5। अच्छा, अगर मैं इसको 0.1 से 0.5 कर दूं, 0.1 से 0.5 करते ही ये हो जाएगा 25 दूनी 50, नॉट पॉसिबल। तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 1, मुझे तो लगता 0 है। तो सी ऑप्शन, ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है, सामने लिखा हुआ है, आप खुद से इसे ट्राई करिए, आई होप कर सकते हैं। हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, अगर कंसंट्रेशन 0.1 से 0.5 कर दें तो 0.1 वाली वैल्यू को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है 0.5 से, बाकी सब कुछ सेम रखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेना। नेक्स्ट, हाफ लाइफ इज 800 मिनट फॉर ए नॉट 1.6। अगर ए नॉट की वैल्यू 1.6 है तो हाफ लाइफ 800 मिनट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, हाफ लाइफ 800, ए नॉट 1.6, 0.1 200, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हाफ लाइफ पहली, हाफ लाइफ दूसरी, कैलकुलेशन ही है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड देन सेकेंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर और पावर 1 माइनस n, ठीक है। वापस आते हैं, अब इनिशियल वैल्यू 100 है, हाफ लाइफ 800 मिनट, अगर ए नॉट 1.6 है तो 0.1 पे हाफ लाइफ कितनी है 200, ठीक है। 0.1 पे हाफ लाइफ कितनी है 200, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ है 200 एंड 1.6 पे कितना होगा, ओहो बार बार रब हो जा रहा है, ऐसा करता हूं मैं, इसको यहीं सॉल्व कर देता हूं। तो हाफ लाइफ निकल गई हमारी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा करता हूं, ये भी ऑर्डर भी निकाल ही देते हैं। तो स्पेस कम है तो इस वजह से हम थोड़ा सा रब कर देते हैं चीजें। नाउ लेट्स सॉल्व। देखो क्वेश्चन में मेंशन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.5 कर दें तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 0.1 से 0.5, तो देखो हाफ लाइफ 200 है जब कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, ठीक है। दूसरा केस सेम रहेगा, हाफ लाइफ 100 है अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.025 है, रेज टू पावर 1 माइनस n, ठीक है। 0.5 को मैं 3 बार 0 लगा कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान। तो ये आ गया मेरा 2 और ये आ जाएगा मेरा 500/25 विच इज 20। क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ सकता, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर 800 हाफ लाइफ है, ए नॉट 1.6 है, चेंज करके देख लेते हैं। जब ए नॉट 0.1 है तो हाफ लाइफ है 200,
अब अगर ए नॉट की वैल्यू 1.6 हो गई, ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1.6, तो हाफ लाइफ निकालते हैं, हाफ लाइफ क्या होगी। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यानी अब नहीं मेंशन है तो डेफिनेटली ऑर्डर कितना मानना पड़ेगा 1/2, तो दिस इज 1/2, ठीक है 1/2, डेसिमल से डेसिमल गया तो ये आ गया 200 बाय हाफ लाइफ, दिस इज 1/16 की पावर 1/2, ठीक है। तो इट बिकम्स व्हाट, हाफ लाइफ क्या हो गई 200 बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/4, तो हाफ लाइफ इज 800, यस दिस इज ट्रू। तो इसका आंसर हो गया ए बी डी। कितना मतलब कैलकुलेशन करवाया है, तब आप समझ लो आपको बार बार कैलकुलेशन पे तो ध्यान देना ही है, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कैलकुलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करो पूरे, क्योंकि पता है सॉल्व करने की आदत नहीं होगी ना, एग्जाम में सॉल्व नहीं किया जाएगा और सिली मिस्टेक्स करोगे। ध्यान रखना कभी भी सिली मिस्टेक हो रही है इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। मेरे से बच्चा मोस्टली एक ही बात बोलता है, सर मेरी सिली मिस्टेक्स होती है, मैं उसको बोलता हूँ प्रैक्टिस कर, सर मुझे सब आता है। अरे इतनी प्रैक्टिस कर कि ये पता हो इसके बाद क्या आएगा, ये पता हो उस बुक के कौन से पेज पे क्या है, इतनी बार पढ़ जब तक मार्क्स नहीं आते पूरे, ठीक है। तो जिस बच्चे, दो बच्चे होते हैं, एक को आता है दूसरे को भी आता है, लेकिन एक का स्कोर आता है 60%, एक का आता है 80%, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नीट समटाइम्स, बट स्टिल अगर ऐसा है तो वो वही है कि एक बार बार करते ही जा रहा है, क्वेश्चन करते ही जा रहा है। एक है कि मेरे को आता है मैं सिली मिस्टेक करता हूँ, बस वो जिस दिन पेपर में नहीं होगी नंबर आएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए आप इस बात को, सिली मिस्टेक इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट, इट इज अ इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक रिएक्शन है N2O5 गिव्स यू, एक रिएक्शन है N2O5 गैसियस है जो डिकम्पोज होके आपको क्या दे रहा है 2NO2 गैस, क्या दे रहा है डिकम्पोज होके 2NO2 गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। नो प्रोडक्ट वर प्रेजेंट इनिशियली कुछ प्रेजेंट नहीं है। फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। फाइनल प्रेशर बताइए जब 50% रिएक्शन कंप्लीट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यू कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है डेफिनेटली टेम्परेचर भी चेंज नहीं है, मतलब मेंशन नहीं किया हुआ है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो ये भी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो काम हम मोल्स के साथ कर सकते हैं वो यहाँ प्रेशर के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियली सिर्फ कुछ प्रेशर है पी नॉट, 50% चेंज होगा तो प्रेशर भी 50% कम हो जाएगा। तो जो पी नॉट है कितना कम हो गया, पी नॉट बाय 2। अब ध्यान से सुनना, ये 1 मोल दे रहा है 2 मोल, तो यहां प्रेशर अगर पी नॉट बाय 2 कम हुआ है तो इधर प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट। बोलो समझ आई बात, 1 मोल से 2 मोल प्रेशर कम हुआ पी नॉट बाय 2। ये समझ आया मैंने पी नॉट बाय 2 क्यों किया है। क्वेश्चन मेंशन है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हाफ लाइफ, यानी जो इनिशियल प्रेशर था वो हाफ हो गया, तो पी नॉट बाय 2 चला गया। तो 1 से 2 मिल रहा है तो ये कितना हो गया पी नॉट, 1 से हाफ मिल रहा है तो पी नॉट बाय 2 क्या हो जाएगा पी नॉट बाय 4, यानी मोल कॉन्सेप्ट भी लगाना है। अब टोटल प्रेशर, क्वेश्चन में टोटल प्रेशर पूछा है, द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम और इनिशियल प्रेशर का रिलेशन। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। N2O5 का प्रेशर क्या है भाई P नॉट बाय 2, NO2 का प्रेशर क्या है P नॉट, इसका कितना हो गया P नॉट बाय 4, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम इज 4, तो दिस इज 2P नॉट प्लस 4P नॉट प्लस P नॉट, ठीक है, प्लस P नॉट। कंप्यूटर जी नाराज हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 2 6 और 1 7, P टोटल इज 7/4 टाइम्स ऑफ P नॉट। व्हाट इज P नॉट, इनिशियल प्रेशर। तो क्वेश्चन में बोला है फाइनल प्रेशर जो है 5/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। देखो प्रेशर में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो ये सोचो इसको,
थिंक ओवर इट, एब्जॉर्ब इट। और अगर इस पूरे कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स जिसमें प्रेशर पे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आईपैड का शॉर्ट होगा मेरे चैनल पे, वो आप डिटेल में देख सकते हो। और मुझे टाइम मिला तो मैं ये बोर्ड वाला भी प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। मेथड इज सेम, इनिशियली कुछ नहीं था, बाद में जो कुछ प्रेजेंट हो गया। तो रिएक्टेंट तो होगा जब कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट ही नहीं होता। फिर जब रिएक्शन हुई तो ये हुआ और रिलेट कर लिया। ध्यान रखना है पी नॉट इज इनिशियल प्रेशर। नेक्स्ट, ग्राफ इज द की बच्चों, ग्राफ इज द की, ठीक है। मैंने यहां ऑप्शन नहीं लिखा है, सीधे ये ग्राफ है। तो देखो यहां मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसका ये एनर्जी कर्व है और ये बताता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आप चाहे रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलिए या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन बोलिए, वो एक ही बात है। अब देखो इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई, ध्यान से समझना। इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एक क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन को होने के लिए कितने कोलिजन चाहिए। तो हम बोलते हैं रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन तो चाहिए लेट्स से 10,000। फिर हम बोलते हैं ये जो मेरे पास डेस्क है, ये जो मेरे पास टेबल है, ये जो मेरे पास बोर्ड है, ये जो मेरे पास स्टाइलस है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कितने कोलिजन। मैं बोलूंगा इसमें होते हैं सर मिलियंस, मिलियंस मिलियंस। फिर ये स्टेबल कैसे? क्योंकि ये जो कोलिजन है ये इफेक्टिव नहीं है, इनमें डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शन की कमी, ओरिएंटेशन फैक्टर है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। इस वजह से सब चीजें स्टेबल है। नहीं तो जितना कोलिजन चाहिए रिएक्शन उतना तो हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव 1000 नहीं हो रहा है, मतलब मिलियंस कोलिजन में भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है कि रिएक्शन हो जाए। तो यहां से एक पॉइंट आया, इफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोलिजन आर टेकिंग प्लेस, मतलब जितनी हमें पढ़ाई करनी है उससे ज्यादा पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया में सारे बच्चे कर रहे हैं, बट मार्क्स नहीं आ रहे। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट ऑल्सो। फर्स्ट, नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं। सेकेंड, ओरिएंटेशन फैक्टर, कि किस डायरेक्शन में क्या होता है मॉलिक्यूल जा रहा है। जैसे SN2 मैकेनिज्म में बैकवर्ड अटैक होता है, फॉरवर्ड से कितने मॉलिक्यूल अटैक कर ले रिएक्शन नहीं होगी, राइट। तो ओरिएंटेशन फैक्टर ऑल्सो डिपेंड्स। एंड उसके बाद दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन आती है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये नेचर है, अगर आप 4 घंटे पढ़ोगे तो उसमें इफेक्टिव स्टडी हाफ आवर की होगी। ऐसे ही 100 मॉलिक्यूल टकराएंगे तो इफेक्टिव लेट से 1% या 2%, तो 1 भी ज्यादा ही बोल रहा हूं, तो 100 में से एक मॉलिक्यूल इफेक्टिवली टकराएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि 100 मॉलिक्यूल टकराए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ाने पड़ेंगे। 100 को उठा के लेके जाना पड़ेगा 10,000 पे। 10,000 कोलिजन कैसे होंगे? टेम्परेचर बढ़ाओ, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। इसीलिए हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। और इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि कहीं से भी टकरा रहे हैं तो राइट डायरेक्शन से टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या मैं बच्चों को बोलता हूँ, समटाइम्स हमें नहीं पता होता व्हाट इज स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क करो, नंबर ऑफ हार्ड वर्क ज्यादा करो। तो ओरिएंटेशन फैक्टर 10 में से एक बार, अब जैसे मान लो आना है, तो अगर आपने मान लेते 1 आवर पढ़ाई की, इफेक्टिव उसमें 10 मिनट्स है और क्रैक करने के लिए एग्जाम चाहिए 30 मिनट्स, तो पूरे दिन पढ़ो, करेक्ट। तो सेम यहाँ पे एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इनिशियली मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स और जो इफेक्टिव है वो नहीं हो रहे, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो उसके लिए हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। धीरे 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 एक पॉइंट आया जहां रिएक्शन हो गई। मान लेते हैं, ध्यान से समझना इस ग्राफ को, ध्यान से समझना, ये 0 है, ये मान लेते हैं 10, ठीक है, और ये मान लेते हैं 20, ये मान लेते हैं 60। अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे 60 पे रिएक्शन हो गई। इनिशियली जो रिएक्शन थी, एनर्जी थी, वो इसकी इनिशियल एनर्जी थी। उसके बाद उसे चाहिए कितनी थी? 20 तो पहले ही थे, चाहिए कितनी थी? 40। जिस पे रिएक्शन हुई दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ध्यान से समझना, वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है 60, लेकिन तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। यानी कि अगर एग्जाम का कट ऑफ 650 है तो 650 इज थ्रेशहोल्ड। 650 क्या है? थ्रेशहोल्ड। आप सबके मार्क्स कितने आ रहे हैं? आप सबके मार्क्स कितने आ रहे हैं? मान लो किसी के 400 आ रहे हैं, किसी के 200, दैट इज योर एनर्जी। सेम फॉर जेई ऑल्सो।
लेट्स से कट ऑफ है 140, आप सबके अभी मार्क्स इतने आ रहे हैं 50 60 50 60, किसी के 80, तो उसके ये थ्रेशोल्ड कितना हुआ, तो थ्रेशोल्ड इज 130 एंड आपको चाहिए कितना, अगर आप 80 पे हो तो 50 चाहिए, 40 पे हो तो 90 चाहिए, जितना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जिस एनर्जी पे रिएक्शन हो जाती है at which effective number of collision take place is called as threshold। ये डिफरेंस समझ लो, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यू कैन से कट ऑफ इज थ्रेशोल्ड, जितनी मेहनत करनी है दैट इज एक्टिवेशन। अब उसके बाद ये चेंज हुआ यहां पे, दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं इसकी एनर्जी है 30, कितनी है 30। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब ये जो पॉइंट है ध्यान से देखना, दिस इज थ्रेशोल्ड, ये क्या है, थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड होने की वजह से अब आप बोलो इस रिएक्शन को आगे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 40। अब एट द सेम टाइम मैं पूछ रहा हूं इस रिएक्शन को पीछे आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो अब इस रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बैकवर्ड के लिए कितनी चाहिए 30, फॉरवर्ड के लिए कितनी चाहिए 40, बैकवर्ड के लिए कितनी चाहिए 30। दोनों का थ्रेशोल्ड क्या है, सेम। इसीलिए कहा जाता है ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, दुनिया की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है एक्सेप्ट प्रेसिपिटेशन एंड कंबशन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस लाइक बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है। तो अब क्या होता है यहां पर, हम ये बोलेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व ऊपर आ गया, और ये जो एनर्जी है ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है। बोलो क्लियर है, हो रही है ये बात, ओके। नाउ अब इसी ग्राफ पे ये पूछा गया है हमारे सामने, ये मेंशन है, आई होप ये विजिबल होगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपको करेक्ट ऑप्शन बताओ, तो करेक्ट ऑप्शंस यही है। पहला ऑप्शन में आपसे बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बताओ। सेकंड मैं आपसे पूछ लेता हूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड बताओ। तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक, यानी E1 प्लस E2, और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है E1। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, राइट। अब आते हैं कैटलिस्ट ऐड किया हमने, ध्यान से सुनना, क्या ऐड किया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रखता है, ध्यान से रखना सुनना। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रखता है, और क्या चेंज कर देता है, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन दोनों। ऑब्वियसली एक्टिवेशन चेंज होगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी चेंज होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होगी तो एक्टिवेशन भी चेंज होगी। तो ये ब्लू वाली लाइन बता रही है कैटलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड व्हाइट वाली लाइन रिएक्शन बता रही है अनकैटलाइज्ड, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ हो गया, हो सकता है अगले सेशन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ आ जाए, राइट। तो यहां पे ये हमने एक डिस्कशन कर लिया है ग्राफ का, काफी लेंथी डिस्कशन है, अगर मैं बताऊं सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे 2-3 घंटे इसी में ही चले जाएंगे, तो दैट इज सफिशिएंट। एंड वैसे मैंने ग्राफ भी डिस्कस किया है मेरे चैनल पे, काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर डिस्कस्ड है आईपैड पे, ठीक है। तो वहां मैंने ग्राफ बहुत ढंग से डिस्कस किया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बहुत ढंग से डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is not true for radioactive decay? very good, very nice question। हम पढ़ाते हैं बच्चे बोलते हैं एक ही बात कि रेडियो एक्टिविटी और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल सेम है, मत करो हो जाएगा। बस एक ही फर्क है जो याद रखना है, रेडियो एक्टिव का जो रेट कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, उसमें एक फर्क है, दिस चेंजेस विद टेम्परेचर, अर्हीनियस इक्वेशन बताती है, बट दिस इज इंडिपेंडेंट
रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? टेम्परेचर से। क्योंकि भाई रेडियो एक्टिव रिएक्शन ऑलरेडी इतनी हाई टेम्परेचर पे हो रही है, उसका लैम्डा कैसे बदल सकता है? दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। जैसे क्या बोला है, हाफ लाइफ इज लॉग 2 टाइम्स बाय रेट कांस्टेंट। अब हाफ लाइफ क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिके, पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। तो पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिके हाफ लाइफ जो होगा वो क्या होगा? 0.693 बाय के। 0.693 बाय के को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2.303 इंटू 0.3010। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? हाँ, तो यहां लिख देता हूं। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.3010। 0.3010 क्या होता है? log 2। ठीक है, 2.303 इंटू log 2 क्या होता है? log नेचुरल 2। तो हाफ लाइफ इज, अच्छा क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, हो सकता है प्रीवियस कुछ गलती हुई वैसे। हाफ लाइफ इज log 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय रेट कांस्टेंट, तो दिस इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। डिके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिके कांस्टेंट बढ़ेगा, फॉल्स। यही एक डिफरेंस है बस। डिके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बिल्कुल सही। अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 18 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। दिस इज नॉट 18, एक्चुअली प्रिंटिंग एरर है, 1/8। क्या है? 1/8। इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? अमाउंट लेफ्ट ए। व्हाट इज ए? अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। n हाफ लाइव्स के कितना अमाउंट बचेगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 raised to power n, where n is number of half life। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ n कैसे निकालते हैं? गिवन टाइम बाय हाफ लाइफ। मान लो हाफ लाइफ 6 मंथ है, तो 12 मंथ में कितनी हाफ लाइफ होगी? 12/6 2। हाफ लाइफ 6 मंथ है, 18 मंथ में कितनी लाइफ होगी? हाफ लाइफ होगी 18/6 3। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट, consider a complex reaction taking place in 3 steps with rate constant k1, k2, k3 respectively. The overall rate constant is given by the expression k1, k3 by k2, then activation energy. डायरेक्ट तो मैं तुम्हें ऐसे बोल दूंगा कि इसको लॉग की तरह समझना है, ठीक है, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी, ये जहां मल्टीप्लाई है उसका मतलब है सम, ठीक है, जहां डिवाइड है उसका क्या मतलब है? माइनस। डिवाइडेड बाय, अच्छा ठीक है, तो 1। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें मतलब ये जो लिखा है ना एक्सप्रेशन k1 k3 बाय k2, ये मुझे लग रहा है स्क्वायर मिसिंग है। अगर ये क्वेश्चन है तब तो आंसर हो जाएगा 60 इज इवन and 10 is this -30। ओके, बट लेट्स से इस क्वेश्चन में लिखा है कि दिस इज रेज टू पावर 1 स्क्वायर या ऐसे कुछ है, ठीक है, तब ये हो जाएगा किससे? 2 से डिवाइड। ये प्रिंटिंग एरर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है यहाँ पे दिस इज अबाउट स्क्वायर ही होना चाहिए, या 1/2 होगा, 1/2, ठीक है। तो दिस इज दिस। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे सोच पा रहे हैं? तो जिसको ये डेरिवेशन समझनी है वो देखो, तो देखो डेरिवेशन वाला पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। के क्या होता है? एक्ट ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। K1 क्या होगा? A1 e रेज टू पावर माइनस EA1 बाय आर टी। K3 क्या होगा? A2 e रेज टू पावर माइनस EA3 बाय आर टी। K3 क्या होगा? A3 e रेज टू पावर माइनस EA2 बाय आर टी। अब आप देखिए क्या करो, सारा कांस्टेंट एक तरफ लिख दो, यानी A1 इंटू A2 बाय A3 मल्टीप्लाई में ही तो है। जब ये मल्टीप्लाई में ही है
तो A1 A2 A3 को एक तरफ लिख दिया, ये पूरा क्या हो जाएगा e रेज टू पावर, अगर बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो इट विल बी माइनस बाहर E A1 प्लस E A3 बाय RT डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस EA2 बाय RT। बेस सेम डिवाइड में होता है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई e रेज टू पावर माइनस ए बाय RT इसीलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गया है। तो ये पूरा एक कांस्टेंट आ जाएगा A1 A2 बाय A3, ठीक है। ये भी मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी है, दिस इज A3 ऊपर है 2 नीचे, A3 ऊपर है 2 नीचे है, A3 ऊपर है 2 नीचे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू और माइनस बाहर ले लो EA1 प्लस EA3। अब आपको समझ आया कि क्यों ये माइनस आ गया। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ओनली, जब एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे, देखो मैंने यहां डायरेक्ट काट दिया है, आप काटना, दोनों e का पावर कंपेयर करेंगे तब RT कटेगा, e आ जाएगा EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि ये होता स्क्वायर, क्या होता स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यूज में क्या आ जाता ऊपर, ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाता 2 से। लेट्स से ये होता 1/2, तो ये पूरा का पूरा किससे हो जाता 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो 60 और 70, 70 में से 30 गए 40, 20, व्हाट इज योर आंसर 20। अंडरस्टैंड दिस और बताओ क्या आपको समझ आया कि स्क्वायर करने पे क्या होगा और 1/2 करने पे क्या आएगा। दिस इज क्लियर टू यू और नॉट, यस और नो बस कमेंट कर देना, ठीक है। नाउ कई बार हमें ना डाउट पूछने में डर लगता है या कमेंट करने में लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे। तो देखिए, वंस अ फूल ऑलवेज जीनियस, वंस अ जीनियस ऑलवेज फूल। हमें ये डाउट जो होता है ना वो सबको होता है, बट इसलिए नहीं पूछते लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्लास मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन आपने बेवकूफ बन के एक बार पूछ लिया तो आप जीनियस हो गए। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं 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 मेरे को जीनियस शो करना है, पूछा नहीं, हमेशा के लिए फूल रहे, इसलिए वंस अ फूल ऑलवेज जीनियस, वंस अ जीनियस ऑलवेज फूल। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, आई विल रिप्लाई देयर। अब यहाँ पर जैसे हमें पता चल गया कि स्क्वायर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, और अगर 1/2 स्क्वायर रूट होगा तो 2 से डिवाइड। तो अब मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस नहीं किए। जैसे एक ग्राफिकल क्वेश्चन था कि हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन होगा इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे जीरो ऑर्डर में तो इट विल बी गोज लाइक दिस। सेम वे अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया जाए फॉर जीरो ऑर्डर, ये भी आपका जनवरी सेशन में पूछा गया है ग्राफ, ठीक है। तो अगेन विद टाइम अगर रिएक्टेंट की टर्म में बात करें, किसके टर्म में बात करें रिएक्टेंट, बिकॉज हमें पता है फॉर जीरो ऑर्डर A0 माइनस A इज इक्वल टू KT। तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या आ गया, तो एट एनी टाइम A इज इक्वल टू A0 माइनस KT मीन्स दिस इज अ वेरिएबल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज टाइम। तो y इक्वल टू mx प्लस c का अगर हम ग्राफ देखें तो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ अगर हम टाइम के साथ देखें, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, इसको मैंने ऐसे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑन y एक्सिस, टाइम ऑन x एक्सिस। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्लोप इज नेगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये भी पूछ सकते हैं, स्लोप की वैल्यू क्या है -k। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है log r by r0 विद टाइम, टाइम के साथ r by r0 का ग्राफ। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये मेंशन था, तभी मैंने बोला ग्राफ इज द की। केमिकल काइनेटिक्स के लिए ग्राफ क्या है की है। तो r by r0 बाय टाइम, तो यहां पे अब देखो आप कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है लॉग, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, वी नो दैट t इज इक्वल टू 2.303 बाय k log A0 बाय a, राइट।
अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज log a0 बाय a को मैं इस तरफ लिख देता हूं, बाकी सब उधर ले जाता हूं, तो क्या आ गया k बाय 2.303 इंटू में t। एट द सेम टाइम ध्यान से सुनना, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये नेचुरल लॉग होता तो t इज 1 बाय k log नेचुरल a0 बाय a, तो हम इसे कैसे लिख देते? log a0 बाय a इज इक्वल टू kt। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या हुआ? y इज इक्वल टू mx, क्या ग्राफ आएगा? y इक्वल टू mx। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो log a बाय a नॉट होगा फिर वहां पे, ठीक है? तो r नॉट बाय r, तो इट बिकम्स विद अ लीनियर स्लोप। क्या हो जाएगा? ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है? और लेट से ये नेगेटिव हो जाता तो स्लोप क्या हो जाता? नेगेटिव। तो आई गेस ये समझ पा रहे हैं आप कि अगर मैं इसको r बाय आर नॉट कर दूं, क्या कर दूं? r बाय आर नॉट, यानी a ऊपर a नॉट नीचे, तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ग्राफ कैसा हो जाएगा? लाइक दिस। एंड व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट कांस्टेंट माइनस k, बट दिस इज log r बाय आर नॉट। एक ये क्वेश्चन आया था। तो सभी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये सारे ग्राफ्स इस चैप्टर के ढंग से समझ लो, ठीक है? नहीं तो मेरे चैनल पे सारे ग्राफ का डिस्कशन है काइनेटिक्स में, ओके? तो सो वी एंड अवर डिस्कशन। मैं आपको यही बोलूंगा कि ग्राफ्स की ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ढंग से ग्राफ को समझ लो। थैंक यू।